आज का जो विषय है बड़ा व्यापक है। विवेकानंद जी के संदर्भ में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का एक छोटा सा वाक्य है, सीमार मध्य असीम तुम्ही। इसका मतलब हुआ आप सीमा के मध्य, मानव होने की जो सीमा है उसके होते हुए आप असीम हैं, कोई सीमा नहीं है। तो इतने विराट व्यक्तित्व के हैं कि मानव की जो सीमा है वो तो रहेगी, 2 हाथ 2 पैर आंख मस्तिष्क, लेकिन इसके बावजूद जैसे विराट पुरुष की संकल्पना है वो आप हैं, सीमा मध्य असीम तुम्ही। केवल विवेकानंद ही नहीं, तीनों बात जो है भारतीय ज्ञान परंपरा और वेदांत, तीनों ही सीमा के मध्य असीम है, कोई इसकी सीमा नहीं है, शाश्वत है, सनातन है। आप इसको सीमा में बांधना चाहें, शब्दों में बांधना चाहें, यह संभव नहीं है। फिर भी क्षुद्र मानव अपना क्षुद्र प्रयास, वो वाल्मीकि रामायण के गिलहरी की तरह या जो हम लोग कथा सुनते हैं प्रयास करते रहता है, वही प्रयास हम लोग कर रहे हैं। पहले भारतीय ज्ञान परंपरा पर थोड़ी सी बात कर लें। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए भी उससे थोड़ी मेरी रुचि ज्यादा है। एक चीज बहुत साफ रखिएगा कि जो 4 पुरुषार्थ भारतीय परंपरा में है वो है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कहीं नहीं कहा गया कि अर्थ और काम की आप अवहेलना कीजिए, लेकिन वो धर्म के आधार पर ही अर्थ और काम होगा, इसीलिए पहले धर्म आया, नहीं तो धर्म बाद में भी आ सकता था। और जब धर्म के आधार पर, नियमों के आधार पर हम अर्थ और काम की प्राप्ति करेंगे तभी मोक्ष मिलेगा। ये पूरी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जिसके कुछ वास्तविक स्वरूप की हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, उसमें दिखता है कैसे सामंजस्य किया गया है। एक संस्कृत के विद्वान बैठे हैं, इन्होंने उच्चारण संबंधी शुद्धि की बात की, तो मैं डरते हुए बात कर रहा हूं। छांदोग्य उपनिषद में एक संदर्भ आता है नारद सनत कुमार संवाद, वहां पढ़ के देखिए, सारे विषय हैं जो चारों वेद से लेकर के 3 वेद और उसके बाद चौथा अथर्ववेद भी, और जितने आप विज्ञान से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित विषय हैं, सबकी बात वहां नारद करते हैं सनत कुमार से, कहते हैं मैंने ये ज्ञान प्राप्त कर लिया है, इसके आगे अब क्या प्राप्त करो। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे वो आध्यात्मिक हो, धार्मिक हो, चाहे भौतिक विषय हो, भारतीय ज्ञान परंपरा ने समान रूप से दोनों को लगातार महत्व दिया है। ऐसी बात नहीं कि कहीं कोई उपेक्षा की गई। एक बात। दूसरी बात, ये ज्ञान परंपरा चली कैसे, बहुत मजेदार बात है, ध्यान दीजिएगा। एक अंग्रेजी शासनकाल में वे मद्रास में एंड्रयू बेल पादरी थे। उन्होंने देखा भारतीय शिक्षा परंपरा को ध्यान से और पाया कि यहां एक मॉनिटोरियल सिस्टम चलता है, अग्र शिष्य प्रणाली जिसको कहते हैं। मतलब जो पाठशाला है, जो आश्रम है, जो गुरुकुल है, अध्यापक या गुरु अपने देख रेख में नए शिष्यों को भावी अध्यापक कार्य के लिए तैयार कर रहा है। जो गुरु है, जैसे देखिए 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा, 15 साल, सारे एक गुरुकुल में है, एक आश्रम में, एक पाठशाला में पढ़ रहे हैं, एक साथ एक गुरु कैसे पढ़ाएगा, बहुत कठिन समस्या है। इसका समाधान भारतीय परंपरा में ये हुआ कि जो अग्र विद्यार्थी हैं, अग्र शिष्य हैं, वो पढ़ाएंगे जूनियर विद्यार्थियों को, और गुरु जो है वो सबको देखते हुए अग्र शिष्य को पढ़ाएंगे। इससे क्या हुआ, जो परंपरा चली आ रही थी वो परंपरा लगातार बनी रही भारत में, भारतीय ज्ञान परंपरा, गुरु से शिष्य से तक, फिर शिष्य से आगे तक चलता रहा, उनके शिष्य, उनके शिष्य, उनके शिष्य। लेकिन इस चीज को किताबें छपी इंग्लैंड में, और इंग्लैंड में इसको कहा गया मैड्रास सिस्टम या लैंकेस्टर सिस्टम, क्योंकि लैंकेस्टर में सबसे पहले इसको लागू किया गया था। 1801 से लेकर 1840 के बीच इंग्लैंड में इस मॉनिटोरियल सिस्टम को लागू किया गया, और साक्षरता का प्रसार जितना तीव्र गति से इंग्लैंड में इस बीच में हुआ, मानव जाति के इतिहास में कभी नहीं हुआ। लेकिन भारत में इसी मॉनिटोरियल सिस्टम को, इसी भारतीय ज्ञान परंपरा को समाप्त कर दिया गया।
इसमें एक तो ये बात मैं कहना चाहता कि ये परंपरा जो थी वहां विच्छेद होता है अंग्रेजों के काल में आकर के, इससे मतलब बाद में बात कर लेंगे। लेकिन भारतीय संदर्भ जब हम कहते हैं, कुछ 2-4 चीजों पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप जैसा जानते हैं, जो ऋषि थे या जो मुनि थे, उनको धन की कमी नहीं थी। राजा हो जो भी हो, वो सैकड़ों गाय, स्वर्ण जटित सिंह वाले, संस्कृत के विद्वान बेहतर बताएंगे, वो दान में देते थे, भूमि दान में देते थे, कमी नहीं थी। लेकिन एक परंपरा थी, क्या परंपरा थी? भिक्षाटन की परंपरा, कि हर शिष्य गुरु के साथ भिक्षा मांगने जाएगा। क्यों? सब सुविधा तो उपलब्ध हो सकती थी। विद्या ददाति विनयम, जब आप भिक्षा मांगेंगे तो आपका सर झुका होगा, आप समाज के लिए देखेंगे कि कैसे जब मांगते हैं तो क्या निरीह स्थिति होती है। ये विनय की शिक्षा, ये अनुशासन की शिक्षा, ये भारतीय परंपरा में शुरू से लेकर अंत तक रहे। और एक बात और कि जिस गृहस्थ के यहाँ भिक्षाटन के लिए गया ब्रह्मचारी, छात्र, गुरु, उसका ये बड़ा कर्तव्य था कि वो, प्रमुख कर्तव्य था कि वो उसकी इच्छा को पूरा करे, उसकी जो मांग है उसको संतुष्ट करे। इसकी एक कथा हम लोग जानते हैं, जैसा वो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आए थे वो नेवला। एक नेवला जो था, आप एक ब्राह्मण पति पत्नी बच्चे थे, 3-4 दिन से चूल्हा नहीं जला था, अंत में भिक्षा लेकर के आए, तीसरे दिन तो खाना बन रहा था। तब तक एक ब्राह्मण आता है और कहता है हमको भूख लगी है, पहले अपना भोजन देते हैं वो, फिर पत्नी का भोजन देते हैं, पता नहीं सुधा सामने, फिर बच्चे का भोजन देते हैं और वो लोग भूखे रह जाते हैं, वो खाता है। वो नेवला, वहां जो कण गिरा रहता है, नेवला उस पर लोटपोट होता है, तो नेवला का आधा शरीर जो है वो सोने का हो जाता है। फिर वो युधिष्ठिर के जब लेकिन और कहीं उसको इस तरह का पुण्य भूमि नहीं मिली जहां उसका पूरा शरीर सोने का हो जाए। वो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पहुंचता है, जब बड़ी बात सुनता है कि अरे यहाँ पर तो भारी यज्ञ हो रहा है, बहुत सारे दान दिए जा रहे हैं, वो जा करके लोटपोट होता है जहाँ युधिष्ठिर दान कर रहे थे, महाराजा युधिष्ठिर। लेकिन वो आधा का आधा सोना बरसाएगा दान का। ये महत्व भारतीय संदर्भ में है, और गुरुकुल के जब अंतेवासी जाते थे तो वो तो करना ही करना था। एक बात। दूसरी बात, जब हम लोग केवल आध्यात्मिक नहीं है, मैं आध्यात्मिक पक्ष पर जोर नहीं दे रहा हूँ, दार्शनिक पक्ष पर जोर नहीं दे रहा हूँ, केवल व्यवहारिक पक्ष पर कर रहा हूँ। आप लोगों ने सुना होगा सोमनाथ की बात। सोमनाथ मंदिर को किसने तोड़ा? महमूद गजनी ने तोड़ा। कब तोड़ा? 1025-26 में तोड़ा। ठीक है, ठीक कर रहा हूं ना? हाँ। जब तोड़ सारे हुआ क्या कि सब लोग हर हर महादेव करते हुए ये इंतजार करते कब शिव जी त्रिशूल लेकर के आएंगे और हम लोग को मोहम्मद गजनी की सेना से बचा लेंगे। ऐसा तो होना नहीं था, हुआ नहीं। जब सारे लोग, जितने मॉन्क्स थे, जितने साधु थे, सबकी जब हत्या हुई, वो लोग अंदर प्रवेश कर गए, देखा क्या वहां? आप ध्यान से सुनिएगा। जो मुख्य मूर्ति सोमनाथ, जो शिव की मूर्ति थी, वो हवा में, उसके चारों ओर कोई आधार नहीं है, हवा में मूर्ति खड़ी। उसने कहा, मोहम्मद ने कहा, अरे ये कैसे संभव है? तो अल्लाह से बड़ा ईश्वर नजर आ रहा है, हवा में कैसे खड़ा है? वो मोहम्मद गजनी का ये था कि उसने अपने साथ वैज्ञानिकों को, डॉक्टर को, सबको लेके आया था। उसने कहा देखो पता करो कैसे हुआ। कहा तलवार चारों तरफ चलाइए, अभी मूर्ति गिरेगी। चलाया गया, मूर्ति नहीं गिरी, हवा में ही रही, बीच में स्थिर। बहुत सोचते सोचते उन्हीं में से किसी ने कहा कि एक तरफ का कुछ ईंट जो है, पत्थर जो है मंदिर का, उसको तोड़िए, हटाइए। एक तरफ का ईंट हटाया गया, ठीक है। मूर्ति थोड़ी सी जैसे हटा तो थोड़ी उधर हुई, फिर और हटाया गया तो मूर्ति और थोड़ा उधर हुई, और अंत में जब पूरा इधर
तोड़ दिया गया तो मूर्ति जाकर दीवार से सट गई। कैसे ये व्यवस्था बनी थी? चारों तरफ चुंबक लगा हुआ था और मूर्ति को हवा में स्थिर किया गया था। मैं तब क्या रहा हूं, विज्ञान इतना उन्नत था जो कल्पनातीत है आज की। एक और इसी संदर्भ में एक बात में और हम लोगों ने सबों ने सुना है चरक और सुश्रुत का नाम, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। चरक जो थे वो फिजिशियन बहुत बड़े, सुश्रुत जो थे वो सर्जन बहुत बड़े, 80 तरह से ज्यादा तरह के ऑपरेशन करने में लोग सक्षम थे। एक आजकल जहां बड़ा युद्ध चल रहा है वेस्ट एशिया, वहां एक खलीफा, बहुत प्रसिद्ध खलीफा हुए, खलीफा हारून रशीद, वो लगातार बीमार चल रहे थे। जितना वहां पर डॉक्टर वैद्य जो भी था, हकीम, सब प्रयास किया, उनकी स्थिति नहीं सुधरी। अंत में उनको पता चला कि भारत में, हिंद में ऐसे चिकित्सक हैं जो सुधार सकते हैं स्थिति को। खलीफा हारून रशीद ने भारत से चिकित्सक को बुलाया और आश्चर्यजनक ढंग से उनकी चिकित्सा की वजह से उनकी स्थिति में काफी सुधार हुआ। अब खलीफा हारून रशीद को लगा कि पूरे ये जो अरब जगत के हैं ये बेकार के हैं। पाटलिपुत्र से उन्होंने बड़ी संख्या में चिकित्सकों को बुला करके अपने देश में चिकित्सा के लिए और शिक्षा देने के लिए, मेडिकल एजुकेशन देने के लिए वहां पर नियुक्त किया। मैं कह रहा हूं इतना ज्यादा मेडिकल साइंस हमारे यहाँ, भारतीय ज्ञान परंपरा की बात मैं कर रहा हूँ, केवल मैं वेद और पुराण और उपनिषद छोड़ के बात कर रहा हूँ, भौतिक पक्ष, क्योंकि वो पक्ष हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। और पूरा अरब जगत में वो भारतीय चिकित्सा परंपरा चल। एक बात और जो हम लोग सब जानते हैं, जब 16वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी में यूरोप में कहा गया कि पृथ्वी जो है वो घूमती है और सूर्य स्थिर है, तो गैलीलियो को, दूसरे वैज्ञानिकों को दंड का भागी होना पड़ा। कहा ये तो बाइबल के खिलाफ है, ये आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ये कहा गया। और आर्यभट्ट ने यही बात कब कह दी थी? 5वीं 6वीं शताब्दी में कही थी, और भारत में आर्यभट्ट को ऋषि की संज्ञा दी गई कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है। और हम लोग जानते हैं बहुत सारी चीजें, जैसे शून्य है, दशमलव है, जो अंक है 1 2 3 4 या 1 2 3, ये सब भारत से गया अरब जगत। अरब में इसको हिंदवी कहते थे, और वहां से अरब से गया यूरोप। तो अभी जो हम लोग देखते हैं 1 2 3 या 1 2 3 जो लिखते हैं वो यहीं से गया। और इसीलिए आइंस्टीन ने कहा कि पूरे मानव जाति को हिंदुओं का ऋणी होना चाहिए, क्योंकि अगर ये दशमलव और अंक शून्य अगर भारतीय नहीं देते तो गणित और विज्ञान 2 कदम भी आगे नहीं जा सकता था। एक और पक्ष में रखो, एक और पक्ष में भारत में कहा गया कि समुद्र पार करेंगे तो क्या हो जाएंगे आप? धर्मच्युत हो जाएंगे, मलिक की संज्ञा दे दी गई। लेकिन दूसरी ईसा पूर्व से लेकर तीसरे ईसा तक 500 साल रोमन साम्राज्य से भारत का लगातार बड़े स्तर पर व्यापार चला। और प्लिनी द एल्डर, वहां का इतिहासकार ये कहता है कि सारा सोना यूरोप का भारत चला जा रहा है, क्योंकि व्यापार किसके पक्ष में था? भारत के पक्ष में था। ये कोई भारतीय नहीं कहता, प्लिनी द एल्डर कहता है, जो वहां का इतिहासकार है। तो व्यापार में, समुद्र में हमारा आधिपत्य था। और एक बात और मैं इस संदर्भ में, परंपरा के संदर्भ में वास्तविक चीज, ठोस चीज की बात करूं। जिस समय यूरोप में कोई विश्वविद्यालय नहीं था,
उस समय भारत में हम आप जैसा जानते हैं तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, उदयपुरी ऐसे कई विश्वविद्यालय थे। क्या परंपरा थी? एक चीज याद रखिएगा, मैंने सॉरी जैसे मुझे नहीं कहना चाहिए, ये मैं अपने को ज्ञानी मान रहा हूँ और आपको अज्ञानी, इसलिए कहूँ याद रखिएगा। ज्ञान तो सब जगह है, वेदांत का यही है कि सब में वही आत्मा है, सब में वही ब्रह्म है। मैं ये कह रहा था कि जैसे नालंदा है वो महायान शाखा बौद्ध धर्म का है, विक्रमशिला है वो वज्रयान शाखा बौद्ध धर्म का है। आप बात समझ रहे हैं? अलग अलग है, बौद्ध धर्म का होते वो भी उसमें भी अलग, लेकिन उन सारे विश्वविद्यालयों में सभी धर्मों की शिक्षा दी जाती थी। सभी धर्म मतलब जो आप ब्राह्मण धर्म का लीजिए, हिंदू धर्म का लीजिए, जो भी शब्द आप करिए, वेद उपनिषद सब चीज की शिक्षा दी जाती थी और कहीं कोई भेदभाव इस संदर्भ में नहीं था। अब एक और मजेदार बात देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की बहुत चर्चा होती है। नालंदा विश्वविद्यालय को खड़ा करने में, सबसे अधिक दान देने में गुप्त वंश के राजा थे और कुमार गुप्त जो 5वीं शताब्दी 414 ईस्वी के बाद उन्होंने बहुत सारे गांव नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिए थे और लगातार वहां के राजा, गुप्त वंश के राजा नालंदा विश्वविद्यालय को खड़ा करने में, अपना चलाने में योगदान देते थे। उसी तरह से पाल वंश करता था विक्रमशिला को। ये गुप्त वंश के राजा किस धर्म के थे? ब्राह्मण धर्म के थे। अगर हिंदू धर्म शब्द यूज न करना चाहिए या हिंदू धर्म कह लें, क्योंकि हिंदू शब्द बाद में आया, इसलिए मैं ये अवॉइड कर रहा था। वो गुप्त वंश के राजा दान देते थे, उसमें एक राजा हुए नरसिंह बालादित्य। उन्होंने कहा कि अरे हमारा वंश को ये विश्वविद्यालय को इतना खड़ा कर दिया, ये कर दिया, हमको वहां का कुलपति बना दो। मेरी इच्छा है, बहुत राज किया, बहुत धन संपत्ति हुई, सब कुछ होगा ऐश्वर्य, अब मुझे वहां का कुलपति बना दो। उनकी सभा बैठी बौद्ध मॉन्क्स की, वहां सारे प्रजातांत्रिक ढंग से फैसले लिए जाते थे, ठीक है। सभा बैठी, हुआ कि क्या किया जाए। नरसिंह बालादित्य का ये कहना है उस वंश का बड़ा उपकार है इस संस्था पर और वो चाहते हैं यहाँ का कुलपति बनना, क्या किया जाना चाहिए। उन्होंने एक मत से सबों ने कहा नहीं, यह संभव नहीं है। हमारी परंपरा है जो सबसे बड़ा विद्वान होगा वही यहाँ का कुलपति होगा। कोई व्यक्ति पेशावर के पास से आया था नालंदा विश्वविद्यालय, वो उस समय का सबसे बड़ा विद्वान बौद्ध भिक्षु था, उसको कुलपति बनाया गया और नरसिंह बालादित्य को यह संदेश दिया गया आप अपने वय के अनुसार यहाँ भिक्षु बन सकते हैं। वय मतलब उम्र के अनुसार। आप देखिए ये आजादी थी और ऐसा नहीं है उसके बाद बौद्ध धर्म नालंदा विश्वविद्यालय को नरसिंह बालादित्य या दूसरे गुप्त वंश के राजा सहायता नहीं करने लगे, लगातार चलता रहा। ये आजादी, ये स्वतंत्रता थी और ये प्रजातांत्रिक वातावरण था। नालंदा विश्वविद्यालय के संदर्भ में एक बात और कह लूं, उसका पुस्तकालय जो था 9 मंजिला था, 3-3 मंजिल के 3 खंड थे, है ना। रत्नसार, रत्नोदती, रत्नरंजक। एक में आध्यात्मिक धार्मिक पुस्तकें होती थी, दूसरे में विज्ञान और इंजीनियरिंग से संबंधित पुस्तकें होती थी। 3 मंजिल में आध्यात्मिक, फिर 3 मंजिल में विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित और 3 मंजिल में कला, क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट, इसकी पुस्तकें होती थी। आप कल्पना कीजिए 9 मंजिला पुस्तकालय। और ये कोई भारतीय नहीं कह रहा, ये वेन्सान कह रहा है, इर्सिक कह रहा है, जो चीन से यात्री आए थे। उसमें किसने आग लगाया? बख्तियार खिलजी ने तोड़ा और आग लगाया। कहा जाता है नालंदा विश्वविद्यालय 6 महीने तक उसका पुस्तकालय जलता रहा। जब बरसात आई तभी जाकर के वो आग बुझी, इतना भव्य था। अब ये हमारी परंपरा थी और इस तरह से वो परंपरा को मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं। बौद्ध केंद्र होने के बावजूद सभी धर्मों की शिक्षा वहां दी जाती थी। ऐसा नहीं है कि केवल बौद्ध, सारे क्राफ्ट की शिक्षा दी जाती थी। केवल गुरु को 4 गुना छात्र पर जितना खर्च होता था उससे 4 गुना अधिक
गुरु को दिया जाता था। लेकिन पूरे भारतीय ज्ञान परंपरा में कभी भी छात्र से 1 पैसे का शुल्क नहीं लिया जाता था। एक महत्वपूर्ण बात थी। अफसोस होगा यह जान करके कि उसी बख्तियार खिलजी के नाम पर अभी भी बिहार में एक शहर है जिसका नाम है बख्तियारपुर, और जहां पर उसका कैंप लगा था, जहां से उसने नालंदा, विक्रमशिला, ओदनपुरी सबको तोड़ा, नाम अभी तक बदला नहीं किया है। मेरी बात क्लियर है? मैं कह रहा हूं इस हद तक हम लोग केवल आध्यात्मिक नहीं, हर चीज को समन्वय के साथ काम करते रहे। जब अंग्रेज भारत आए तो उस समय भी, आपको मैं 2-3 रिपोर्ट की बात करता हूँ, पढ़िए या ना पढ़िए, पोथी पढ़ी, जगमुआ, पंडित भयानक को, ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी 1-2 किताब की बात मैं करता हूँ जो आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक तो हुए एडम, विलियम एडम, जो बीएड वाले सब पढ़ते हैं, वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के संदर्भ में 1835-38 के बीच की जो शिक्षा पद्धति थी उसकी बात करते हैं। मुनरो पे वो मद्रास प्रेसिडेंसी की बात करते हैं। एल्फिंस्टन पे वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, ये 1824, 25, 26, 27, 28 के समय। फिर पंजाब का लिटनर की, ये लिटनर का आश्चर्य हुआ जानकर के, हर गांव में विद्यालय है और किसी पाठशाला में ये नहीं है कि ये जाति का आदमी नहीं प्रवेश लेगा, हर जाति का आदमी प्रवेश ले रहा है। लेकिन इस पाठशाला, ये मॉनिटोरियल सिस्टम, ये पाठशाला पद्धति को अंग्रेजों ने जानबूझ करके समाप्त किया, क्योंकि उनको लगा हम जब तक इनको मानसिक रूप से गुलाम नहीं करेंगे तब तक ये हमारी दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे। एक विद्वान हुए एसएच एलाकस, मलेशिया के, उनका एक कंसेप्ट है द कैप्टिव माइंड। द कैप्टिव मतलब बंदी, माइंड मतलब दिमाग। वो ये कहते हैं, ये वेस्ट वाले ने, पश्चिम जगत ने, चाहे वो यूरोप हो चाहे अमेरिका, क्या किया, तृतीय विश्व का या विकासशील देशों का, अविकसित देशों का शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित करना शुरू किया और हमारी चीजों का, हमारी परंपराओं का, हमारे धर्म का, हमारे विज्ञान का वो इंटरप्रिटेशन करने लगे। वो बताने लगे ये भारतीय है, भारतीय। आप अभी भी देखते होंगे बहुत सारे भारत के संदर्भ में पीएचडी करने के लिए जाते हैं इंग्लैंड और अमेरिका के यूनिवर्सिटी में, जिसकी कोई जरूरत है नहीं। तो ये उन्होंने कैप्टिव माइंड में उन्होंने ये कहा कि दिमाग को कुंद कर देते हैं, सोचने की क्षमता खत्म करते हैं, और उनको ये लगता है वेस्ट ही सर्वोत्तम है। और ये भारत में हुआ। डेरेजियो का मूवमेंट चलता है, आपने जब किया है वो राजा राममोहन राय के समय, उसके जस्ट पहले वो हिंदू नवयुवक बंगाल का, वहीं पहले अंग्रेजी शिक्षा आई थी, गोमांस खाना, शराब पीना, इसको बड़ा चाहते थे, समझते थे कि बड़ा ही हम मॉडर्न हो गए, वेस्टर्न हो गए। ये चीज शुरू हो गया था, मूवमेंट चला, यंग मूवमेंट बंगाल का। उस स्थिति में विवेकानंद का प्रादुर्भाव होता है। ये माहौल है, पश्चिमी संस्कृति जब हावी हो रही है भारत पर, बंगाल पर खास करके, और विवेकानंद की जो हम लोग वेदांत की बात कर रहे हैं, बादरायण से शुरू होता है, बादरायण व्यास से, और द्वैत, अद्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, अद्वैत, ये तीनों उसके भाग। अद्वैत सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। और विवेकानंद, और जो अभी विजय जी कह रहे थे, और बिल्कुल उन्होंने वही बात कही, सही की है कि इन्होंने कहा, शंकर ने, जो अद्वैत के सबसे बड़े भाष्यकार हैं, उन्होंने कहा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। विवेकानंद वहां पर एक कदम आगे बढ़ जाते हैं, जो नव्य वेदांत की बात है, कहते हैं नहीं, ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। विवेकानंद कहते हैं कि रोटी का सवाल जब तक हम हल नहीं करते तब तक धर्म और धर्मशास्त्र ये परोसना भूखे पेट के आदमी को व्यर्थ है, इससे कोई लाभ नहीं है। एक आध अगर आप वाक्य सुनना चाहें विवेकानंद का, तो मैं आपको ओरिजिनल उनका वाक्य लिख के लाया था कि आपके सामने पढ़ दूं, क्योंकि मेरी भाषा में वो हो नहीं सकता है ना। वो कहते हैं कि
मेरे भावी देशभक्त हो, हृदयवान बनो। क्या तुम हृदय से यह अनुभव करते हो कि देव और ऋषियों की करोड़ों संतान आज पशु तुल्य हो गई है? क्या तुम अनुभव करते हो कि लाखों आदमी आज भूखे मर रहे हैं? क्या तुम अनुभव करते हो कि अज्ञान के काले बादल सारे भारत को ढक लिया है? यदि हाँ, तो जानो कि तुमने देशभक्त होने की पहली सीढ़ी पर पैर रखा है। इस समस्या के निवारण हेतु कर्तव्य पथ निर्धारण करना दूसरी सीढ़ी और उस पर चलना तीसरी सीढ़ी। हम में से कितना महसूस करते हैं पड़ोस में क्या हो? उन्होंने कहा कि अगर पड़ोस का आदमी भूखा है और मंदिर में जाकर के आप नैवेद्य चढ़ाएं तो ये धर्म नहीं, अधर्म है। पहले सुधा पीड़ित मानव की सेवा करो, दरिद्र नारायण की सेवा करो, तभी जाकर के ईश्वर की सेवा कर पाओगे। कहाँ से विवेकानंद को ये शिक्षा मिली? विवेकानंद ने बीए किया था, वो पश्चिम और पूरब दोनों की शिक्षा प्राप्त की रामकृष्ण परमहंस। विवेकानंद के पिताजी की मृत्यु हो गई थी, बहनें थी, परिवार था, कैसे चले? वो गए अपने गुरु के पास, कहे कि देखिए बिना पैसे का कुछ हो नहीं सकता, हम क्या करें? तो आप काली माँ को कहते हैं आपने साक्षात देखा है तो हमको दिला दीजिए। वो कहे जाओ नरेंद्र, तुम जाओ और काली माँ से मांगो जो मांगना है, अंदर जाओ। वो जाते हैं, बाहर आते हैं, कहे तुमने क्या मांगा? मांग लिया? कहा नहीं, मैं तो गया था और मांग में पाया कि बल बुद्धि विद्या दीजिए, मैं वो तो भूल ही गया। कैसा? दोबारा जाओ। तीनों बार वो आके कहे कि मैं तो बल बुद्धि विद्या ही मांग करके आया हूँ कि देश और समाज की उन्नति, मानव जाति की उन्नति कर सकूं। तब बस अब संतुष्ट रहो, तुम मांग ली जो तुमको चाहिए था, वो काली माँ ने तुमको दे दिया। ये चीज परमहंस जी के बारे में एक और जो विवेकानंद जी ने कहा, जाति प्रथा। विवेकानंद ब्राह्मण जाति से नहीं थे, मैं आपको बता दूं किस जाति के थे ये जानने की जरूरत नहीं, मानव जाति के थे। उन पर कई लोगों ने आरोप लगाया कि सन्यासी कैसे हो सकता, एक गैर ब्राह्मण, वो परंपरागत समझ था। विवेकानंद जी ने कहा मेरे गुरु रामकृष्ण परमहंस ने यह व्रत लिया था कि मैं जो मेरे यहाँ सफाई करता है घर में, आश्रम में, मंदिर में, उसका घर, उसका शौचालय जब तक साफ नहीं करूंगा तब तक मैं ये नहीं मानूंगा कि मैं वेदांत पर, मानव जाति की एकता पर विश्वास करता हूँ। वो भंगीधारी क्या बात करते हैं, गुरुदेव आप जाकर के मेरा करेंगे साफ घर और शौचालय, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। परमहंस ने कहा कि मैं करूंगा, अब जाने जब करना होता था। मध्य रात्रि में जाकर लगातार 3 दिन तक रामकृष्ण परमहंस ने न उनका घर और शौचालय जहां तक वो साफ कर सकते थे उनको बिना जगाए किया। वरन विवेकानंद ये भी कहते हैं कि अपने लंबे लंबे बालों से उस पर पोछा जो हम लोग आजकल लगाते हैं ना, वो भी लगाया। क्योंकि कैसा जातिवाद है? जब हम वेदांत की बात करते हैं, जब पूरे मानव जाति की एकता की बात करते हैं, तो कहीं जातिवाद की बात आनी ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं ब्राह्मण हो, चंडाल हो, सब भारतवासी हैं, सारे भारतवासी हमारे भाई हैं। इनका ये वाक्य देख लीजिए जो मैं अभी कर रहा हूँ। वो नविकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे वीर, साहस का अवलंबन करो, गर्व से कहो मैं भारतवासी हूँ और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। तुम चिल्लाकर कहो कि मूर्ख भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सभी मेरे भाई हैं। भारत के दीन दुखियों के साथ एक होकर गर्व से पुकार कर कहो, प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। भारतवासी मेरे प्राण हैं, भारत के देवी देवता मेरे ईश्वर हैं, भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की दासी है। ये विवेकानंद का दर्शन है। वेदांत, नव्य वेदांत का अगला कि सारे जो भारतवासी हैं, चाहे वो जिस भी स्थिति में, वो हमारे अपने हैं और हम उसको कैसे उनका कल्याण करें, ये हमेशा ध्यान में रखना है। जैसा कहा था उन्होंने, पहले आप भारत की स्थिति का कीजिए, पहली पीढ़ी, दूसरी सीढ़ी क्या है कि आप मार्ग का निर्माण कीजिए और फिर तीसरी सीढ़ी उस मार्ग पर चलिए। अब विवेकानंद जी का शिकागो की बात बहुत होती है और शिकागो की धर्मसभा में करने के बाद वो 4 साल तक अमेरिका में रहे, 3.5 साल, 1893 से लेकर के 1897 तक वो अमेरिका में रहे। सारी जगहों पर उनके व्याख्यान में सब कुछ हुआ, बाद में भी गया।
उनका ये कहना था, जो विजय राय जी ने अभी कहा, कि पश्चिमी जगत को भारत के अध्यात्म की जरूरत है, भारत की संस्कृति का ये पक्ष जरूरत है, और भारत को विज्ञान सम्मत विकास की जरूरत है। किसी एक को नेग्लेक्ट नहीं करना, किसी एक की उपेक्षा नहीं करना। वहां भारतीय ज्ञान जाए, उनका कल्याण होगा, और यहाँ पर पश्चिम जगत का जो विकास की जो परंपरा है उसको हम लोग धर्म सम्मत ढंग से, धर्म अर्थ काम मोक्ष सम्मत से आगे बढ़ाएं। ये विवेकानंद का नव वेदांत का एक कदम है। रामकृष्ण परमहंस के नाम पर उन्होंने एक संस्था की स्थापना की, रामकृष्ण मिशन की, 1897 में। 130 देशों में इसकी शाखाएं। आत्मेन मोक्षार्थ जगत हिताय च, अपने मोक्ष के लिए और जगत के हित के लिए बहुत तरह के कार्य इसमें होते हैं। केवल शिक्षा नहीं, सेवा कार्य होता है। मुझको याद है, अगर यहाँ गोरखपुर में तो बहुत छोटा सा है रामकृष्ण मिशन का आश्रम, मोदीपुर में, लेकिन पटना में बहुत बड़ा रामकृष्ण मिशन का आश्रम है। शाम में विद्यार्थी के रूप में हम लोग जाते थे और वहाँ बैठकर पढ़ते थे उनके लाइब्रेरी में। बहुत ही आनंद का वातावरण होता था। मॉन्क्स, रामकृष्ण परमहंस, मैंने रामकृष्ण मिशन के मॉन्क्स के साथ हम लोग बैठते थे, चर्चा होती थी। वो 130 देशों में ये काम कर रहा है, सेवा कार्य, शिक्षा का कार्य। एक जो विवेकानंद का शिक्षा से संबंधित है वो पक्ष में रखना चाहता हूँ। मैन मेकिंग एजुकेशन। क्या है मैन मेकिंग एजुकेशन? मैन तो हम लोग हैं, होमोसेपियंस है ना। तो विवेकानंद कहते हैं शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मैन मेकिंग होनी चाहिए। एक फ्रांस के हुए फिलोसोफर हेल्वेटियस, रूसो के समकालीन, अब रूसो का समय जानना चाहें 1778 के आसपास, उन्होंने कहा, हेल्वेटियस ने क्या कहा सुनिएगा, मैन इज बॉर्न इग्नोरेंट नॉट स्टूपिड, इट इज एजुकेशन दैट मेक्स हिम स्टूपिड। क्या हुआ? मानव जन्मजात अज्ञानी है, मूर्ख नहीं है। यह शिक्षा है जो उसे मूर्ख बनाती है। कैसे? बड़ा आश्चर्यजनक बात तो ये कह दिया कि शिक्षा क्यों जन्मजात अज्ञानी है लेकिन मूर्ख नहीं है। यह शिक्षा है जो उसे अज्ञानी बनाती है। हेल्वेटियस का बात मैं 2 उदाहरण कर देता हूं, बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मैन मेकिंग एजुकेशन के संदर्भ में और हेल्वेटियस के इस कोटेशन के संदर्भ में, जो वो आधुनिक शिक्षा के बारे में कह रहे हैं। एक अखबार में आज से 10 साल पहले एक समाचार आया, एक न्यूज था कि दिव्यांग लड़कियों का 50 मीटर का रेस हो रहा था। पता है उनका भी जो दिव्यांग कल्याण और पुनर्वास मंत्रालय है उसके उसमें होता है, जैसे हम लोग आज कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग के संदर्भ में। 50 मीटर का की दौड़ थी, छोटी दौड़ थी। 7 लड़कियां जो उसको दौड़ रही थी, दिव्यांग। एक लड़की बीच में गिर जाती है, गिर गई, कोई भी गिर सकता, हम आप भी गिरते हैं, गिर गई, रोने लगी। वो 6 लड़की वापस आ गई, थोड़ा आगे निकल गई थी, जैसे रोने की आवाज सुनी, 6 लड़की वापस आई और उस लड़की को उठा लिया, उसका धूल झाड़ा और फिर गाते हुए 7 जाकर के जो धागा होता है वो जाकर के तोड़ दिया। अगर हम पढ़े लिखे लोग होते तो क्या करते? खुश होते कि वो गिर गई, अब 5 ही से हमारा मुकाबला रह गया। मैन मेकिंग एजुकेशन जब आपके भावनाओं को जागृत कर सके। एक और जो कहा ना पहले रोटी का सवाल हल कीजिए, एक और उदाहरण देता हूं तो उससे बात क्लियर होगी। मैं संयुक्त से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का विद्यार्थी था। बगल में IIT है, अगर आप गए JNU के बगल में ही IIT है, नीचे IIT में हमारा एक जूनियर कनिष्ठ श्याम रुद्र पाठक, वो बीटेक कर रहे थे। जैसे हम लोग एमएड में करते हैं, कोई एक शोध करते हैं, बीटेक में भी अंत में एक शोध करना पड़ता है, लघु शोध। वो बायोगैस पर, गोबर गैस प्लांट पर शोध कर रहे थे श्याम रुद्र पाठक, हमारे उनसे 2 साल जूनियर हुआ करते थे स्कूल में, स्कूल में।
शोध हिंदी में कर रहे थे और नियम है IIT का था कि केवल अंग्रेजी में कर सकते हैं, माध्यम अंग्रेजी है। अब वो उनको टीचर्स ने कहा, उनके गाइड ने कहा, सुपरवाइजर ने कहा कि अंग्रेजी में करो, नहीं तो तुम्हारा ये स्वीकार नहीं हुआ। उसने कहा क्यों अंग्रेजी में करें, ये अंग्रेजी पढ़ने वालों के लिए गोबर गैस प्लांट होगा क्या? ये तो होगा भारत के गांव के लिए, किसान के लिए रोटी का सवाल, जो विवेकानंद ने कहा, उसके लिए होगा। हम अंग्रेजी में नहीं करते। बहुत लोगों ने समझाया लेकिन वो माना नहीं। अंतिम स्थिति ये आ गई कि उसका रिजेक्ट कर दिया गया और उसके पास केवल 12वीं की डिग्री रह गई, 10वीं 12वीं की डिग्री रह गई। लेकिन उस समय जनसत्ता के संपादक थे प्रभाष जोशी। जनसत्ता के संपादक से नाम आप लोगों ने बहुत पुराने पीढ़ी के लोगों ने सुना होगा, नई पीढ़ी ने नहीं सुना होगा। प्रभाष जोशी थे, उन्होंने जनसत्ता में आधे पेज, उसमें जेल में था, जनसत्ता इंडियन एक्सप्रेस सब देखते थे, रोज आधे पेज का समाचार आया श्यामबुद्ध पाठक के बारे में कि ये उसके साथ हो रहा है। सौभाग्य से उस समय जो राष्ट्रपति थे वो अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं थे, यानी जैल सिंह जी। उन्होंने ये समाचार पढ़ा, उन्होंने प्रभाष जोशी को फोन करवाया, बात की, कहा कि ये श्यामबुद्ध पाठक बोले क्या? आप विश्वास कीजिए, श्यामबुद्ध पाठक 5-7 मित्रों के साथ गए वहां और ज्ञानी जैल सिंह ने कहा ये हो ही नहीं सकता, मैं अभी तुम्हारे सामने डायरेक्टर को फोन करता हूँ। ज्ञानी जैल सिंह ने डायरेक्टर को कहा लगाओ, कहा कैसे हिम्मत हुई कि गोबर गैस प्लांट पर हिंदी में नहीं करेगा तो क्या रोमन में करेगा, किसमें करेगा? और फिर जब राष्ट्रपति का फोन जाएगा तो किसी को हिम्मत तो नहीं होगी। श्यामबुद्ध पाठक को बीटेक की दी गई थी और दीक्षांत समारोह में उस समय के युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी आए थे। जैसे श्यामबुद्ध पाठक का नाम पुकारा गया, पूरा हॉल खड़ा हो गया, सारे प्रोफेसर, और ताली बजाने लगे। मैं कहा क्या रहा हूं, एजुकेशन मेक्स हिम स्टूपिड। वो जो अंग्रेजी पढ़े लोग थे वो कितने मूर्ख थे, और ज्ञानी जैल सिंह जो अंग्रेजी पढ़े हुए नहीं थे, जिन्होंने एजुकेशन नहीं लिया था, वो कितने विद्वान थे, आप सोच। ये है मेन संविधान के निचले स्तर तक जाए, केवल अपना नहीं, सामने वाले का, बगल वाले का, सबका देखें। दुर्भाग्य से ये हो नहीं रहा है। हम लोग अंधी के इसमें हैं, कौन दूसरे को गिरा करके आगे बढ़ जाए, इसको बदलना ये विवेकानंद का लक्ष्य। जो अभी मैंने कहा ना, ब्राह्मण भारतीय, चंडाल भारतीय, गरीब भारतीय, अमीर भारतीय, सब अपने हैं। लेकिन वहीं तक वो नहीं रुकते, वो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। हाँ? मैं छात्रों से 2 मिनट बात करना चाहता हूँ विषय से हटकर। एक लाहौर में 1897 में, लाहौर में, उसमें भारत में था विवेकानंद नवयुवकों को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो कि प्राचीन वाक्य है संस्कृत का, उच्चारण शब्द को ध्यान में दीजिएगा। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वराणी बोधता, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारा लक्ष्य जो है वो अचीव न हो जाए, प्राप्त न कर लो। ये है, हिम्मत हारने से काम नहीं चलता। विवेकानंद की ये शिक्षा है कि हम लगातार मेहनत करें और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, गिरेंगे, उठेंगे और प्रयास करते रहेंगे। क्यों? एक और घटना सुना करके अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि कहानी 4 साल बाद बोल रहा हूँ तो थकावट भी होती है। बात ये है, आप सब ये कहिएगा कि मैं अपनी प्रशंसा कर रहा हूँ। आप प्रशंसा का बहुत डर रहता है, लेकिन उदाहरण तो आएगा जीवन से। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएड कर रहा था। आप बीएड जैसे कर रहे हैं, बीएड के बाद एमएड होता है। दिल्ली विश्वविद्यालय से एमएड कर रहा था। धन्यवाद। अंतिम बात है, दिल्ली विश्वविद्यालय से मैं एमएड कर रहा था। उसके पहले मैं जेएनयू से हिस्ट्री में एमए कर चुका था, फिर बीएड किया दिल्ली से, फिर एमएड का विद्यार्थी था। मैंने फॉर्म भरा, यूजीसी जेआरएफ की परीक्षाएं शुरू हो चुकी थी उन दिनों, हमारे समय में शुरू हो गया था। तो मैंने इतिहास से हिस्ट्री था, फॉर्म भरा जेआरएफ का, पढ़ तो पाए नहीं, एक जरा सा भी नहीं पढ़ पाए, जो बीए में पढ़े होंगे वही था। एक हमारे मित्र विमल सांडे थे,
अभी भी मित्र हैं, वो हिस्ट्री से एमफिल कर रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उनको मैंने कहा यार जैसे सब कुछ समझा देते क्या कोर्स है, कैसे क्या करना है। वो कहा आओ शनिवार को लाइब्रेरी आ जाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का सेंट्रल लाइब्रेरी, वहीं बात करते हैं, चाय पीते हैं। मैं कहा ठीक है। हम लोग बैठे, दिन भर बैठे और कई कप चाय पिए। उसने कोर्स के एक टॉपिक्स को हल्के से मुझको समझाया, जो समझा सकता था, जितना समझ आई। 2 दिन बाद परीक्षा थी, जाके परीक्षा दी, रिजल्ट आया कुछ दिनों बाद रजिस्ट्रार ऑफिस में दिल्ली यूनिवर्सिटी। एक सुभाष परमान उड़ीसा का मेरा मित्र था, वो दौड़ते हुए आया हमारे CI सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। कहा तुम्हारा हो गया जरा उसमें जाके देखो हिस्ट्री में। मैं कहा यार हो ही नहीं सकता, हो गया है, तुम चलो तो साथ। मैं सोचा मजाक कर रहा है, लेकिन फिर भी मन में कहीं बाकी जा देख ही लिया जाएगा, कह रहा है तो गए। तो वास्तव में मेरा नाम था और विमल सांडिल्य जो एमफिल हिस्ट्री कर रहा था उसका नाम लिस्ट में नहीं था, जिसने मुझे एक दिन पढ़ाया था। इसको क्या कहिएगा आप। लेकिन 6 महीने के अंदर विमल सांडिल बिहार में DSP बनता है और वो IG रैंक तक जाता है। मैं कह क्या रहा हूं, लक्ष्य की प्राप्ति में बाधाएं आती हैं। विमल सांडिल को लगा होगा उससे कि क्या हो गया ये, लेकिन अंत में वो अधिक सफल व्यक्ति के रूप में है। और मैं तो बूढ़ा हो गया, वो अभी भी जवान दिखता है, पुलिस में रहा। मैं आपसे कहना चाहता हूं नवीन से कि आप लगातार परिश्रम कीजिए और धैर्य नहीं खोइए, यही आपको सफलता दिलाएगी। लेकिन ये परिश्रम और ये धैर्य जब आप सफल होते हो तो विवेकानंद जी ने जैसा कहा कि वो केवल अपने लिए नहीं रहे, वो पूरे परिवार के लिए रहे, पूरे समाज के लिए रहे और पूरे देश के लिए रहे। हम लोग आत्म केंद्रित हो गए हैं, वो आत्म केंद्रित होने से काम नहीं चलेगा। वसुधैव कुटुंबकम वाली बात सत्य है, इसका उल्टा भी सत्य है जो आजकल हम लोग ईरान, अमेरिका, इजराइल के संदर्भ में खेल रहे हैं कि पूरी वसुधा को वो परित्रस्त कर दिया। लेकिन इसका विपरीत जो भारतीय संस्कृति में कहा गया वो हम लोग को करना चाहिए। बातें बहुत हैं कहने की, लेकिन मैं माफी चाहता हूँ। आप लोगों को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर मैं